Hello students, today I am going to tell you how you have to utilize your 15 minutes time which you get for reading purpose in the board examination. So I am talking about the subject English. Okay, in English subject, how you are going to utilize that 15 minutes. So first is that as soon as at 10:15 the paper is in your hand, do one thing. Don't read the unseen passage first. First, leave the unseen passage and read the rest of the paper and mark all the questions which you know. Clear? जो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उन पे सबसे पहले टिक लगा लो कि दिस इज़ द वन आई नो, दिस क्वेश्चन आई नो. तो प्लेंटी ऑफ चॉइस विल बी देयर. हर पोर्शन में आपको चॉइस मिलेगी. रीडिंग में है, लिटरेचर में है, सब में आपको चॉइस मिलेगी. सो यू हैव टू जस्ट टिक द क्वेश्चंस, द आंसर्स यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ. फिर उसके बाद में लिटरेचर में जो ज़्यादा नंबर का आपका क्वेश्चन है उसमें देखो कि आपको दो क्वेश्चन जो मिलेंगे उसमें से कौन सा वाला आप अच्छी तरह से कर लोगे. पुट अ टिक ओवर देयर. आफ्टर पुटिंग द टिक ऑन ऑल द क्वेश्चंस विच यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट आफ्टरवर्ड्स, क्लियर, कम टू द रीडिंग पोर्शन. अब आप रीडिंग पोर्शन पे आ जाओ. तो इसमें आपको टिक लगाने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट लगेंगे. उसके बाद में कम टू द अनसीन पैसेज. अब अनसीन पैसेज में क्या करेंगे कि एकदम से पूरा अनसीन पैसेज मत पढ़ो. डोंट रीड द अनसीन पैसेज फुली. what you have to do is you read the questions at the back which are given at the back of the unseen passage. तो जो क्वेश्चन दिए गए हैं अनसीन पैसेज के पीछे उनको पहले आप पढ़ो, ठीक है. और वो जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे तो उसमें आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो क्वेश्चन में, कि यानी कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है. क्लियर? जैसे आपने क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ा तो क्वेश्चंस में जनरली हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो WH फैमिली पे बेस्ड होते हैं. जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, है ना, विच. तो इनसे हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं. और कभी कभी होता है कि डायरेक्ट होता है कि नेम देम, है ना, कि नेम सम ऑफ द वेजिटेबल्स और द नेम्स ऑफ द साइंटिस्ट. डायरेक्टली इट हैज़ बीन आस्क्ड. नहीं तो WH फैमिली से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं. तो जो क्वेश्चन आपको WH फैमिली से स्टार्ट हो रहे हैं तो आप ये देखो कि उसमें क्या पूछा जा रहा है. व्हाट आर योर कीवर्ड्स. तो कीवर्ड्स में आपको क्या करना है कि यू हैव टू नो कि व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड. वो आप अंडरलाइन, जैसे उसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, है ना. अब उस पर्सन में देखो कि वो साइंटिस्ट है, कि वो किसी पर्सन का नाम है, या स्टोरी पे बेस्ड कोई इंसान है उसके बारे में जिक्र है. तो यू हैव टू अंडरलाइन दैट. तो इन द क्वेश्चन यू हैव टू फर्स्ट अंडरलाइन द कीवर्ड्स. तो कीवर्ड्स में आपका नेम पूछा जा सकता है. नेम में आपका किसी का भी नाम आ जाएगा. क्लियर? इफ़ द नेम इज आज. फिर हो सकता है लोकेशन पूछ रहे हो. लोकेशन में क्या होगा कि लोकेशन, अगर उसमें कहीं क्वेश्चन में लोकेशन पूछी है कि व्हाट इज़ द लोकेशन, तो आपको लोकेशन में सिटी, टाउन या कंट्री का नाम देखना पड़ेगा, ठीक है, कि कहाँ पर वो लोकेटेड है. फिर उसके बाद में अगर आपसे ईयर पूछा जाता है, इन विच ईयर. क्लियर? तो ईयर में क्या है कि आपको वहाँ पे पैसेज में देखना पड़ेगा कि ईयर कहीं लिखा होगा कि ईयर मीन्स डेट जैसे 1947 लिखा है या 1842 लिखा है, कुछ भी कोई से भी ईयर की डेट हो सकती है. तो दिस इज़ द ईयर विच यू हैव टू फाइंड आउट. या फिर हो सकता है आपसे फिगर कोई पूछी जा रही हो. फिगर में हो सकता है कि फिगर मीन्स द जैसे 10,000 है कि कितना अमाउंट है, दैट अमाउंट हैज़ बीन आस्क्ड. तो आपको क्वेश्चंस में जो की पॉइंट्स हैं वो पहले अंडरलाइन करने हैं. उसके बाद में कम टू द अनसीन पैसेज. अब आपने की पॉइंट्स अंडरलाइन करे, उसके बाद में रीड फर्स्ट 2 क्वेश्चंस नाइसली और उनको थोड़ा सा पढ़ करके समझो कि इसमें क्या पूछ रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकेंड क्वेश्चन कीप इन माइंड एंड देन कम टू द पैसेज. अब पैसेज को आपने स्टार्ट किया रीडिंग. यू हैव स्टार्टेड द रीडिंग ऑफ द पैसेज.
फर्स्ट और सेकेंड पैराग्राफ ही केवल पढ़ना, पूरा पैसेज नहीं पढ़ना. रीड ओनली द फर्स्ट पैराग्राफ एंड ट्राई टू फाइंड आउट द फर्स्ट क्वेश्चन. ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. तो आंसर आपको वहीं पे मिल जाएगा, फर्स्ट पैराग्राफ के एंड तक या सेकेंड पैराग्राफ के स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा. क्लियर? एज सून एज यू फाइंड आउट द फर्स्ट आंसर, कम टू द सेकेंड वन. ठीक है, सेकेंड वाला भी जो है वो आपको या तो सेकेंड पैराग्राफ में मिलेगा या थर्ड पैराग्राफ के स्टार्टिंग या इन बिटवीन मिल जाएगा. ठीक है, तो उसके एक पैराग्राफ नीचे तक और आपको आना है. सेकेंड क्वेश्चन जैसे आप फाइंड आउट कर रहे हो तो सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड पैराग्राफ में या फर्स्ट जहां आपको आंसर मिला है उसके कुछ लाइनों के बाद में ही आप और पढ़ेंगे तो उसके बाद में आपको सेकेंड क्वेश्चन मिल जाएगा, या हो सकता है उस पैराग्राफ के थोड़ा सा एंड में मिल जाए. ठीक है, यू गेट द सेकेंड. तो इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन अगेन यू हैव टू टर्न बैक and see what is the third question. Keep that third question in the mind and start searching. So don't make a mistake of reading the paragraph first. ऐसा मत करना कि आप पूरा पैराग्राफ पढ़ने को बैठ गए, आपको पैराग्राफ ही समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या पैराग्राफ है, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है. तो इट इज़ बेटर यू कीप द क्वेश्चंस इन द माइंड एंड डायरेक्टली स्टार्ट सर्चिंग. ठीक है, लोकेशन पूछिए तो लोकेशन ढूंढने लगो, ईयर पूछा है तो ईयर ढूंढने लगो. क्लियर? या फिर आपसे कोई फिगर पूछी है तो फिगर, नाम पूछा है तो नाम ढूंढने लगो. तो इस तरह से यू हैव टू सर्च इट आउट. क्लियर? आंसर बाय मतलब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन. अब नाउ इफ यू हैव गॉट द आंसर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड वन यू आर नॉट एबल टू गेट इट, तो डोंट वेस्ट टाइम. ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना थर्ड में कि नहीं मिल नहीं रहा है तो और कहाँ जाऊँ मैं और रीड करूँ. नो, कीप टू क्वेश्चंस इन द माइंड. जैसे थर्ड है तो थर्ड और फोर्थ दोनों क्वेश्चन को माइंड में रखो. थर्ड यू आर सर्चिंग, थर्ड यू आर नॉट गेटिंग इट, लीव इट देयर ओनली. स्टार्ट सर्चिंग द फोर्थ वन. फोर्थ आपको जैसे ही मिल जाता है तो ये सोच लेना कि जहाँ ये फोर्थ मिला है उसके ऊपर ही आपका थर्ड होगा. क्लियर? और अगर किसी का आंसर नहीं मिलता है तो डोंट पैनिक. ये मत करना कि अब उसको हम ढूंढ करके ही रहेंगे. यू आर जस्ट वेस्टिंग द टाइम. सो डोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज एवरी मिनट इज इंपॉर्टेंट ओवर देयर. इंग्लिश पेपर इज़ वेरी लेंदी और बच्चों का अक्सर पेपर जो है ना वो छूट जाता है. तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से कि आप अनसीन पैसेज जो है वो पूरा एक बार में रीड मत करना. कीप द क्वेश्चंस इन माइंड एंड देन स्टार्ट सर्चिंग आउट. अब इन्हीं क्वेश्चंस में से क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं जो कि ट्रू और फॉल्स पर होते हैं कि वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ये आपको बताना पड़ता है. तो जहाँ पे वो स्टेटमेंट लिखा होता है हो सकता है कि पैराग्राफ में उस स्टेटमेंट का अपोजिट लिखा हुआ हो, है ना. तो अगर वहाँ पे अपोजिट लिखा होगा तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा. अगर इससे मिलती जुलती लाइन ही वहाँ पर लिखी हुई होगी वो आपको ढूंढनी पड़ेगी, है ना. तो आपको लिखना पड़ेगा कि इट इज़ ट्रू. तो इस तरह से यू हैव टू फाइंड द ट्रू एंड द फॉल्स. अगर आपको दिक्कत हो रही है ट्रू एंड फॉल्स फाइंड आउट करने में तो उसको थोड़ा सा छोड़ दो, उसके आगे के क्वेश्चन पे आ जाओ. जब आपके ये सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं और लास्ट में आपका एक क्वेश्चन आता है जो सिनोनिम पे बेस्ड होता है. सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड. जैसे हम कहते हैं ना कि टेल द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, तो मीनिंग ऑफ दिस वर्ड को ना कह करके उन्होंने सिनोनिम वर्ड यूज़ कर दिया. तो सिनोनिम्स जो होते हैं वो सिमिलर मीनिंग के होते हैं. उनका पैराग्राफ आपको दिया होगा. अब व्हाट यू हैव टू डू इज़, जो पैराग्राफ दिया है उस पैराग्राफ में ही आपको वो वर्ड मिलेगा. तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि उस पैराग्राफ में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको पहले अंडरलाइन कर लो. 2 या 3 मैक्सिमम होंगे, है ना, डिफ़िकल्ट वर्ड्स. अब उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स के जगह पर ये जो आपका मीनिंग जिसका पूछा जा रहा है इसने वो वहाँ पे प्लेस करके देखो. वो वर्ड वहाँ से हटा दो और उसकी जगह पे ये वाला वर्ड वहाँ रख करके देखो और उस सेंटेंस को रीड करो. इफ़ इट मेक्स अ सेंस, आपको लग रहा है कि वहाँ पे पढ़ने पर हाँ ये मेरे को ठीक लग रहा है, तो इट मीन्स जो आपने वर्ड वहाँ से हटाया है वही उसका मीनिंग है. क्लियर? सो दिस इज़ द वे यू कैन सर्च इट आउट सिनोनिम्स. और कभी कभी एंटोनिम्स भी होते हैं. तो एंटोनिम्स क्या होता है? अपोजिट.
यानी कि आपको जो वर्ड दिया होगा उसका अपोजिट आपको उधर ढूंढना पड़ेगा। अगर यहाँ पर डार्क है तो वहाँ पे आपको ब्राइट ढूंढ मिलेगा, ब्राइट। डार्क का साइड लिखा है तो आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा डार्क का क्या हुआ अपोजिट, ब्राइट, तो आपको यहाँ पे ब्राइट ढूंढना पड़ेगा। क्लियर? Synonyms mean similar meaning, antonyms means the opposites. So like this you have to do the unseen passage. और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस unseen passage के रह जाते हैं और आपको नहीं मिले हैं तो वो आप उनको वहीं पे छोड़ दो, उन पर टाइम वेस्ट मत करना कि यू आर जस्ट गोइंग ऑन सर्चिंग इट। ठीक है, उससे आपका पेपर बाकी का छूट जाएगा। इससे बेटर है अगर आपके 15 मिनट्स अभी ओवर नहीं हुए हैं और स्टिल द टाइम इज, तो आप सर्च आउट कर सकते हैं, अदरवाइज लीव इट देयर। एज सून एज द बेल गोज यू स्टार्ट विथ योर पेपर। तो सबसे पहले तो आप अनसीन पैसेज को अटेम्प्ट कर दो जो आपने आंसर्स फाइंड आउट कर ली हैं। ठीक है, अटेम्प्ट द अनसीन पैसेज और फिर उसके बाद में व्हाट यू हैव टू डू इज डू द लिटरेचर पोर्शन। क्योंकि क्या होता है, बच्चे जो है ना लिटरेचर प्रिपेयर करके आते हैं, तो लिटरेचर इज फ्रेश इन देयर माइंड्स। सो व्हाट यू शुड डू इज कि अटेम्प्ट द लिटरेचर पोर्शन आफ्टर द अनसीन। अनसीन के बाद में वहाँ पे डाल दो लिटरेचर और फिर उसके बाद में स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। और इसमें भी अगर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही हो कि नहीं मेरे को भी ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें से कुछ नहीं आते हैं, तो आप ऐसा करो, जो आपके हाईएस्ट मार्क्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं लिटरेचर में उनको पहले अटेम्प्ट कर दो, बिकॉज दैट मेक्स देन एन इम्प्रेशन ऑन द एग्जामिनर कि अगर आपने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस के आंसर जो है बहुत अच्छे लिखे हैं, है ना, जैसे आपके रटे रटाए हैं या आपकी इंग्लिश अच्छी है, योर वोकेबलरी इज़ ऑल्सो गुड एंड यू आर गुड इन फ्रेमिंग द सेंटेंसेज और द आंसर्स, तो फिर आप पहले बड़े वाले आंसर्स जो हैं वो पहले अटेम्प्ट कर दो और फिर उसके बाद में शॉर्ट आंसर्स, क्योंकि बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो आपके छूटने नहीं चाहिए। क्लियर? और कीप टू द वर्ड लिमिट। अगर उन्होंने कहा है कि वो आपके 100 वर्ड्स का होना चाहिए या 80 वर्ड्स का होना चाहिए, तो आपका वो 8 लाइन्स या 10 लाइन्स में आ जाना चाहिए। जो आपकी कॉपी है उसकी 8 to 10 लाइन्स में आपका आंसर आ जाना चाहिए। मैक्सिमम 10 से 12 कर दो लाइन्स, बस इससे ज़्यादा नहीं। इट डिपेंड्स ऑन द हैंड राइटिंग, किसी की बड़ी बड़ी राइटिंग होती है ना, किसी की छोटी होती है, तो उस तरह से हम क्या करते हैं 8 to 10 लाइन्स काउंट कर लेते हैं कि 80 to 100 वर्ड्स हो गया। क्लियर? तो इस तरह से आप अपना कर सकते हैं। आफ्टर दैट कम टू द रीडिंग पोर्शन। रीडिंग पोर्शन में जैसे आपका नोटिस है, इन्विटेशन है, वो आपने टिक तो पहले ही लगा लिया था कि आप कौन कौन से करेंगे, क्योंकि चॉइसेस ज़्यादा है, 2 में से 1 करना है, 2 में से 1 करना है, 2 इन्विटेशंस हैं या वैसे, तो यू हैव टू डू ओनली 1। आपका लेटर है या एप्लीकेशन फॉर जॉब है तो उसमें से भी आपको 1 करना है, तो यू हैव टू पुट अ टिक कि आपने पहले ही लगा लिया कि ये करूँगा, तो इमीडिएटली स्टार्ट डूइंग इट एंड डू एवरीथिंग सीरियली। ये नहीं कि लिटरेचर आप कर रहे हैं, लिटरेचर में के पोर्शन में ही आपने वहाँ पर एक राइटिंग का कर दिया, फिर और बाकी का राइटिंग करते गए, फिर उसमें एक लिटरेचर का घुसा दिया क्वेश्चन। ऐसे नहीं करना। जो भी पोर्शन है कंप्लीट वहीं पर होने चाहिए सारे। अगर आप लिटरेचर कर रहे हैं तो कंप्लीट ऑल द लिटरेचर पोर्शन देयर ओनली। अगर किसी का आंसर नहीं आ रहा है तो लीव अ स्पेस फॉर दैट क्वेश्चन, है ना, द आंसर टू बी रिटन आफ्टरवर्ड्स, और आप दूसरे क्वेश्चन पे स्किप हो जाओ। ठीक, उसके बाद में आप राइटिंग पोर्शन पे आ जाओ। राइटिंग में भी आपको लग रहा है कि मेरे को ये वाला क्वेश्चन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को सोचने में, तो मैं इसके लिए इतनी जगह छोड़ देता हूँ, उसके बाद में दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे आ जाओ राइटिंग पोर्शन के। बट द नंबरिंग यू हैव टू पुट इट वेरी करेक्टली एंड सी दैट एवरीथिंग इज इन सीक्वेंस। दूसरा, घिच पिच मत करना। प्लेंटी ऑफ स्पेस यू हैव टू लीव, यानी कि आप जब क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसके बाद में इफ़ यू हैव फिनिश्ड 1 आंसर, लीव 1 लाइन इन बिटवीन, उसके बाद में आप सेकंड करो। बच्चे क्या करते हैं, दे हैव डन 1 आंसर, उसी के बाद में इमीडिएटली सेकंड आंसर लिख दिया विदाउट लीविंग अ लाइन, तो उससे क्या होता है सब बहुत ही पास लगता है ना। तो डोंट डू दैट। नीट वर्क होना चाहिए। नीटनेस ऑल्सो काउंट्स, इट मेक्स एन इम्प्रेशन ऑन द एग्जामिनर। तो उस तरह से आप एक लाइन बीच में छोड़ करके करना व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस।
So if you are going to do it like this, definitely you will score good marks. Clear? और क्या है कि जब आप कोई आर्टिकल कर रहे हैं या रिपोर्ट कर रहे हैं या लेटर कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग से पहले ऊपर एक हेडिंग डाल दो, लेटर. ठीक है, रिपोर्ट कर रहे हैं तो राइटिंग डालो, हेडिंग डाल दो रिपोर्ट. एप्लीकेशन फॉर जॉब लिख ले हो तो फिर हेडिंग आ जाएगी आपकी एप्लीकेशन फॉर जॉब, एंड देन यू स्टार्ट. तो इट मीन्स देन व्हेन द क्वेश्चन का आंसर इज ओवर देयर, तो हमें एकदम से मालूम पड़ जाए कि हाँ इसने ये एप्लीकेशन करी है, ये नोटिस करा है, और ये. सेकेंड थिंग इज दैट द फॉर्मेट शुड बी करेक्ट. अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो नोटिस में आपको बॉक्स बनाना ज़रूरी है. क्लियर? अगर आप बॉक्स नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, हाफ मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा. इज इट क्लियर? और फॉर्मेट भी आप ध्यान रखना कि नोटिस में आपका फॉर्मेट क्या होता है. नोटिस में होता है कि सबसे पहले नेम ऑफ द स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी का नाम आ जाता है, फिर उसके बाद में सेकंड लाइन में आपका नोटिस वर्ड आता है, देन थर्ड लाइन में लेफ्ट हैंड साइड में आपकी डेट आती है, देन उसके नीचे फिर हेडिंग आती है, एंड देन यू स्टार्ट विद द नोटिस. ठीक है, और लास्ट में आकर के जब नोटिस ख़त्म हो जाता है तो लेफ्ट हैंड साइड में ही आपका नाम और उसके नीचे डेजिग्नेशन. नेम कौन सा होगा? जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है. यू आर नॉट गोइंग टू राइट योर ओन नेम. द नेम विच इज़ बीन गिवन इन द क्वेश्चन, कि अगर आपका कहा गया कि यू आर अमित, तो यू आर गोइंग टू राइट अमित ओनली ओवर देयर. ठीक है, और उसके नीचे आपकी डेजिग्नेशन आएगी. अगर आप हेड बॉय हैं तो आप हेड बॉय लिखिए, कहीं के सेक्रेटरी हैं तो आप ब्रैकेट में सेक्रेटरी लिखिए, एंड लाइक दिस यू हैव टू क्लोज इट इन अ बॉक्स. तो आप नोटिस इस तरह से करेंगे. इसी तरह से आपके इनविटेशंस भी होते हैं. इनविटेशंस कौन से वाले? जो आपके फॉर्मल हैं, जो कार्ड फॉर्म में हैं. जो इनविटेशंस आपके कार्ड फॉर्म में हैं, दोज आर गोइंग टू बी इन द बॉक्स. क्लियर? बाकी सब चीज़ें तो आपके लेटर फॉर्म में होंगी और पैराग्राफ फॉर्म में होंगी, तो उनमें बॉक्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड. बट सी दैट यू आर कीपिंग टू द वर्ड लिमिट, योर हैंड राइटिंग इज़ गुड, एंड other things also you are following according to the board pattern. Clear? और भी कोई अगर प्रॉब्लम हो, डू आस्क मी कमेंटिंग ऑन माई वीडियोज़. कि जैसे कि अभी मेरे से एक बच्चे ने कहा था कि मैम आप मेरे को प्लीज़ पहले ये बताइए कि अनसीन पैसेज करना चाहिए कि क्या करना चाहिए, ये हमको एक्सप्लेन कर दो. तो दैट इज़ वाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टू यू. तो आपकी भी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ डू आस्क मी. मेरे को अच्छा लगता है अगर आप मेरे से कुछ पूछते हैं या आप मेरे को ये बोलते हैं कि येस आई लाइक योर वीडियो, तो आई गेट मोटिवेटेड. ठीक है, सो डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.